हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज हम हिंदी गद्य के विकास में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जैसे जिसे पूर्व भारतीय युग या प्राचीन युग कहा जाता है। उसमें कौन कौन से लेखक थे, उनकी रचनाएं क्या हैं, उन रचनाओं की भाषा क्या है या रचनाओं का स्वरूप क्या है। इसके अलावा उस युग में पत्र पत्रिकाएँ कौन सी हैं या कौन कौन से समाज या मिशन की स्थापना हुई है, और कुछ विशेष बातें हैं। तो आज के इस नए वीडियो में आज आप पाएंगे, देखिए यहाँ पर प्रमुख लेखक। तो देखिए यहाँ पर गद्य साहित्य के विकास में जिसे पूर्व भारतीय युग कहा जाता है, उसे प्राचीन युग के नाम से भी जाना जाता है। जब से गद्य साहित्य लेखन का कार्य शुरू हुआ होगा, उसे प्राचीन युग कहा जाता है। और चूँकि भारतीय युग हिंदी साहित्य के लिए एक प्रारंभिक ऐसा समय था जब हिंदी को एक नई दिशा मिली, तो इस नाते वो भारतीय युग था। और उससे पहले देखिए 11वीं शताब्दी से सन 1868 तक का समय जो है वो पूरा कालखंड भारतीय युग से पहले या पूर्व भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए प्रमुख लेखक। तो इस पूर्व भारतीय युग में कुछ प्रमुख लेखक रहे। देखिए लेखक और उनके सामने उनकी रचनाओं को भी हमने दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो रचना प्रारंभिक दौर में शुरू हुआ पहले गद्य लेखन के रूप में, वह रोडा की रचना थी, जो राउल वेल है। राउल वेल क्योंकि राजस्थानी गद्य के रूप में इसका नाम दिया गया है, और इसका जो अर्थ है पूर्णतः हिंदी के रूप में वह राजकुल विलास, इसका अर्थ है राजकुल विलास है। और यह जो है राउल वेल के नाम से शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति रचना है, ये शिला पर पत्थर पर लिखी गई रचना है। और इसका भाषा जो है राजस्थानी में है। यानी सबसे पहले हिंदी गद्य लेखन का कार्य शुरू हुआ राजस्थानी गद्य के रूप में, तो राजस्थानी भाषा के रूप में। दूसरी रचना मिलती है दामोदर शर्मा की। देखिए यहाँ पर दामोदर शर्मा जो एक ऐसे गद्यकार थे जिन्होंने सबसे पहले पुस्तकीय रूप में जो है रचना की थी, यानी भाषा के रूप में जो स्वरूप था पुस्तक का, रचना का, वो पुस्तक के रूप में था। क्योंकि पहली रचना तो शिलांकित थी, पत्थर पर लिखी गई थी। दूसरी जो है जो जिसे पुस्तक के रूप में दिया गया पहले रचना, वह उक्त व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है, और यह भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ देखिए दो रचनाएं हुई, जिसमें से एक शिलांकित है और दूसरी पहली पुस्तकीय रचना के रूप में है। फिर एक रचना और मिलती है यहाँ पर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। यानी कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर प्रमुख लेखकों में से माने जाते हैं, जो कि राजस्थानी भाषा के गद्य लेखक थे। और इनकी रचना है बड़ रत्नाकर। देखिए ये बड़ रत्नाकर रचना जो है कई बार पेपर में पूछा गया है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है या बड़ रत्नाकर की रचनाकार कौन है। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, और यह राजस्थानी गद्य की रचना है। अब यहाँ देखिए ये दो रचनाएं तो लेखन के रूप में, पुस्तक या ग्रंथ के रूप में है, जबकि राजस्थानी की जो पहली रचना है वह शिलांकित कृति है। तो ये तीन रचनाएं यहाँ पर मिलती हैं, तीन प्रमुख लेखकों के रूप में इनका नाम है। आगे देखते हैं। तो अब ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं हुई, क्योंकि संवत 1400 ईस्वी, संवत 1400 विक्रमी में ब्रज भाषा लेखन का कार्य शुरू हो चुका था। और इसमें जो पहले गद्य लेखक थे वो थे स्वामी विठलनाथ। स्वामी विठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन रचना लिखा। ये श्रृंगार रस मंडन रचना स्वामी विठलनाथ की है, जो कि ब्रज भाषा की रचना है। तो यहाँ देखिए आगे कि इनके पुत्र, स्वामी विठलनाथ के पुत्र जो थे गोकुलनाथ, उन्होंने दो रचनाएं लिखी। और उन दो रचनाओं में जो कृष्ण के भक्त थे
कृष्ण की पूजा अर्चना करने वाले जो स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 84 शिष्य, उन सभी शिष्यों को वैष्णव शिष्य कहा गया और उन्हीं वैष्णव शिष्यों को यहाँ 84 वैष्णव की वार्ता के रूप में लिखा गया गद्य रचना। और 252 वैष्णव की वार्ता, 252 शिष्य थे इनके पिता माने स्वामी विठलनाथ के। तो एक अपने जो है बाबा दादा के 84 शिष्यों के और 252 शिष्य अपने पिताजी के। तो कुल मिलाकर के 2 अलग अलग रचनाएं जो है ब्रज भाषा की मिलती हैं, जो कि गोकुलनाथ की हैं, बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं तो नाभादास का नाम आता है। गोकुलनाथ के बाद नाभादास का नाम आता है और नाभादास की ये 2 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं और कई बार पेपर में मिलता है कि अष्टयाम कृष्ण भक्ति में या ब्रज भाषा में रचना करने वाले नाभादास की रचना कौन सी है। तो अगर विकल्प में है तो भक्तमाल या अष्टयाम में से दोनों में से सही रहेगा। या ऐसे प्रश्न आ सकता है कि ब्रज भाषा में अष्टयाम के रचनाकार कौन है, तो यहाँ जो है नाभादास हो जाएगा। आगे देखिए फिर ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। वैकुंठ मणि शुक्ल ये नाम आता है। इनकी भी 2 रचनाएं मिलती हैं, अगहन महात्म और वैशाख महात्म या महात्म। उन दोनों ही हिंदी महीनों के महात्म्य को दर्शाया गया है ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा की एक गद्य रचना है अगहन महात्म और वैशाख महात्म, वैकुंठ मणि शुक्ल की। एक माधव विलास रचना देखिए यहाँ पर, माधव विलास रचना जो है इसके रचनाकार हैं लल्लूलाल। ये भी हिंदी गद्य की वो रचना है जो कि ब्रज भाषा में मिलती है। देखिए यहाँ ब्रज भाषा में मिलने वाली ये रचना है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो ये 4-5 रचनाकारों के नाम दिए गए हैं हमारे विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, वैकुंठ मणि शुक्ल और लल्लूलाल, ये इतने जो है वो प्रमुख लेखक हैं जो ब्रज भाषा में रचनाएं किए हैं। ठीक, इसके आगे फिर बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए हम इसको जो है फिर से एक साथ कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है कि यहाँ जो है खड़ी बोली गद्य में रचनाएं शुरू हो गई हैं। तो इसमें जो है नाम, बड़ा नाम आता है कविगंग का, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे और उन्होंने खड़ी बोली में जो गद्य रचना किया उसे हिंदी खड़ी बोली की पहली गद्य रचना माना जाता है। देखिए पहली गद्य रचना है हिंदी की और उसका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये प्रश्न कई बार पेपर में आता है और अक्सर जो है इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो रचना है वो किस भाषा में है, तो खड़ी बोली में है। और यह पूछ सकता है कि खड़ी बोली की पहली गद्य रचना कौन सी है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा है। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है, तो कविगंग है। किसी भी तरह से प्रश्न आए तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कविगंग के साथ जो है इस रचना का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक जो है खड़ी बोली में गद्यकार का एक बड़ा नाम मिलता है राम प्रसाद निरंजनी, और इन्होंने व्याकरण के तौर पर भाषा योग वासिष्ठ लेखक के रूप में जो है इन्होंने राम प्रसाद निरंजनी ने जो रचना किया है वो भाषा योग वशिष्ठ है। और इसकी रचना जो है सन 1741 ईस्वी में हुई है और यह भी देखिए यहाँ पर खड़ी बोली में है। ये भी खड़ी बोली की रचना है जो कि जो है राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है। यहाँ आगे मिलता है फिर दौलत राम एक नाम आता है। दौलत राम की रचना है जैन पद्म पुराण। ये जैन पद्म पुराण जो है कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो है दौलत राम किस युग के लेखक हैं, ये पूछ सकता है। दौलत राम की रचना किस भाषा के रूप में मिलता है, तो खड़ी बोली के रूप में मिलता है। ये देखिए खड़ी बोली के रूप में मिलता है। और इनकी रचना पूछ लेता है तो जैन पद्म पुराण है या जैन पद्म पुराण के रचनाकार कौन है, तो दौलत राम है।
दोनों ही तरह से प्रश्न को आपको तैयार रखना है। सदा सुखलाल, देखिए यहाँ पर अब आता है कि जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो रचनाकार थे, गद्यकार थे, उनमें सदा सुखलाल जिन्होंने सुख सागर नामक ग्रंथ की रचना की, तो ये सुखलाल जो हैं वो प्रमुख लेखकों में से एक हैं, जो कि भारतेंदु जिसे पहले बड़े गद्यकार के रूप में माने जाते हैं। और ये सुख सागर रचना जो है विष्णु पुराण का खड़ी बोली में अनुवाद है। ध्यान दीजिए इसको कि पंडित सदा सुखलाल की रचना जो सुख सागर है या विष्णु पुराण ग्रंथ का खड़ी बोली में अनुवाद है। अगला आता है नाम इंसा अल्लाह खां। ये नाम है इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि जो रानी केतकी की कहानी है इसमें उर्दू फारसी मिश्रित है खड़ी बोली। यद्यपि लिखने का प्रयास किया गया खड़ी बोली से, लेकिन इसमें उर्दू और फारसी के शब्द मिश्रित होते गए, तो जो है यह भी पूर्ण रूप से शुद्ध या खड़ी बोली का रूप नहीं बन पाया, प्रयास केवल था। सदर मिश्र प्रमुख लेखकों में से हैं, उसी पूर्व भारतीय युग में, किंतु 19वीं सदी में है, और इनकी रचना मिलती है नासिकेतोपाख्यान। ये देखिए नासिकेतोपाख्यान। एक नाम और आपको बता देते हैं यहाँ पर, जो कि एक यहाँ पर मिलता ही है लल्लूलाल, क्योंकि इन चारों नामों में ध्यान दीजिए यहाँ पर सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदर मिश्र और लल्लूलाल। यहाँ अब लिख देते हैं हम लल्लूलाल। इनकी रचना मिलती है प्रेम सागर। ध्यान दीजिए प्रेम सागर, प्रेम सागर इन लल्लूलाल की रचना है। तो यह भी खड़ी बोली में है, इसको भी लिख लीजिएगा कि लल्लूलाल प्रेम सागर की रचना, लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर है, यहाँ पर खड़ी बोली में है। आगे देखिए फिर राजा शिव प्रसाद जिनका उपनाम है सितारे हिंद। आप जान चुके हैं, पहले इसको हमने बताया है कई बार कि राजा शिव प्रसाद जिनका उपनाम है सितारे हिंद, इनकी रचना देखिए क्या क्या है। राजा भोज का सपना, दूसरी रचना है वीर सिंह का वृतांत। ये दो रचनाएं इनकी हैं खड़ी बोली में, लेकिन यहाँ इन्होंने खड़ी बोली में हिंदी गद्य को लिखने का प्रयास किया, किंतु यहाँ पर जो है ये भी उर्दू और फारसी शब्दों को अपने गद्य लेख में अधिक समाहित करने लगे, और अंत में चल करके वह रचना खड़ी बोली के रूप में नहीं रह सकी, मिश्रित हो गई। इस नाते इन्हें भी जो है हिंदी गद्य खड़ी बोली का जनक कहलाने का श्रेय नहीं मिला। और एक राजा और हैं जो राजा लक्ष्मण सिंह के नाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। इन्होंने महाकवि कालिदास की रचना जो अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटक, उसका हिंदी रूपांतरण करना शुरू किया खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली में लिखने का प्रयास तो किया, किंतु इनकी रचना जो थी ना वो संस्कृत की रचना होने के नाते उसमें पहले तो खड़ी बोली में लिखा गया, प्रयास शुरू किया गया, किंतु अंत में चलते चलते जो है बाद में वह जो है संस्कृत बाहुल्य हो गया कि संस्कृत के शब्द अधिक आने लगे, और इस तरह से वह खड़ी बोली का शुद्ध रूप नहीं रह सका। तो इनका भी यह कार्य खड़ी बोली के शुद्ध गद्य लेखन में नहीं हो सका। तो यहाँ देखिए जो है जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये सभी उन सभी महान गद्यकारों के हैं, लेखकों के हैं, जो पहले राजस्थानी में इनका नाम दिया गया, फिर ब्रजभाषा में जो जो विकास होता गया ब्रजभाषा के गद्यकारों का नाम है, और फिर खड़ी बोली में उन लेखकों का नाम है जो खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किए, किंतु अंत में चलते चलते वह किसी न किसी दूसरी अन्य भाषा में मिश्रित हो गई और वह शुद्ध खड़ी बोली का रूप नहीं रह सका। तो उन्हें भी हिंदी गद्य के जो है खड़ी बोली के जनक कहलाने का श्रेय नहीं मिला। अगला टॉपिक है यहाँ पर देखिए पत्र पत्रिकाओं के बारे में। माने वही पत्र पत्रिकाएं जो पूर्व भारतीय युग में प्रकाशित हुई थी।
तो इनका जो संपादन हुआ वो कब हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ देखिए, जो पहली रचना, जो पहली पत्रिका है ना, जो पहली पत्रिका है उदंत मार्तंड के नाम से जानी जाती है। उदंत मार्तंड जो पत्रिका है वह सन 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था पंडित युगल किशोर के द्वारा। पंडित युगल किशोर ने बंगाल से इसे 30 मई, यहाँ पर लिख देते हैं, 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। तो ये पत्र पत्रिकाओं में आता है उदंत मार्तंड। फिर आगे, और ये साप्ताहिक पत्र था, एक बात ध्यान देना है, साप्ताहिक पत्र था, 7 दिन पर एक बार प्रकाशित होता था। अगली पत्रिका है बंगदूत। ये बंगदूत पत्रिका जो है 1829 ईस्वी में, मतलब लगभग 3 साल बाद, उदंत मार्तंड के प्रकाशन से लगभग 3 साल बाद बंगदूत पत्रिका बंगाल से भी प्रकाशित की गई थी हिंदी में, और इसके जो संपादक थे वह राजा राम मोहन राय थे। तीसरी पत्रिका है प्रजामित्र। इसका केवल प्रकाशन वर्ष है 1834 ईस्वी में। अगले क्रम में बढ़ते हैं तो समाचार सुधावर्षण। ये देखिए, ये पत्रिका है समाचार सुधावर्षण के नाम से, जो कि 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके संपादकों के नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनका जो है जो प्रकाशन काल है वह दिखाया गया है। अगला है देखिए बनारस अखबार। यह बनारस अखबार जो है काशी से प्रकाशित तो होता था। इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद, जिनका नाम है सितारे हिंद। तो उन्होंने जो है संपादन किया बनारस अखबार पत्रिका का इस नाम से। और सन 1861 ईस्वी में, यहाँ देखिए सन दिया गया है, सन 1861 ईस्वी में प्रजा हितैषी नाम से इस पत्रिका का संपादन हुआ है राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। तो यहाँ देखिए, कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो पूर्व भारतीय युग में जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें से उदंत मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र, समाचार सुधावर्षण, बनारस अखबार और प्रजा हितैषी, ये जो 6 पत्रिकाएं यहाँ दी गई हैं, ये आपकी कक्षा 9 के आधार पर या हाई स्कूल के आधार पर बहुत विशेष उन पत्रिकाओं के नाम यहाँ पर संकलित किए गए हैं जो आपको हमेशा परीक्षा के दौरान जानना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और तथ्य हैं कि जैसे किसी भी कार्य को एक नया आयाम देने के लिए, उसको और अधिक प्रबल बनाने के लिए कुछ मिशन की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि कुछ ऐसे लोग थे जो समाज या मिशन को स्थापित किए। तो इन विभिन्न समाज या मिशन की जो स्थापना हुई है, क्या नाम है, कब वह जो है स्थापित हुई है और किसने किया है, उसके संस्थापक कौन है। तो देखिए, पहले जो है ब्रह्म समाज, यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किया है सन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म समाज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो मिलता है आदि ब्रह्म समाज। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जानिए, दोनों एक ही नहीं है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, जबकि आदि ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा संस्थापित हुई थी। केशव चंद्र सेन, ये नाम है आता है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में। अगला जो समाज है वह प्रार्थना समाज है, या मिशन प्रार्थना समाज के नाम से जाना जाता है, जो कि 1867 ईस्वी में, तो ये 67 ईस्वी में क्या हुआ है, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जिसके जो है अंतर्गत सभी ने जो है हिंदी को आगे बढ़ाने का और अधिक उसको व्यापक रूप प्रदान करने के लिए इन सभी का ये प्रयास था। तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समाज मिशन की स्थापना हुई है, जिसे आर्य समाज। लगभग सभी लोग जानते हैं कि आर्य समाज क्या है। इसमें भी
विशेष रूप से हिंदी को व्यापक रूप देने के लिए सन 1875 ईस्वी में इस मिशन की स्थापना की गई थी, इस समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये मिशन, अगला मिशन है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में किया था। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पर 4-5 समाज दिखाए गए हैं, मिशन दिखाए गए हैं, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी है। तो कुल मिलाकर के ये जो है महत्वपूर्ण है, जो कि किस सन में वो स्थापित हुए और उसके स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे। तो ये भी आपको एक विशेष जो है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वो विशेषताएं हैं जो बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, कि जो पूर्व भारतीय युग में हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो बहुत मुश्किल से कहीं पर आपको ध्यान में आते हैं। और जब प्रश्न पत्र में आता है तब आपको असुविधा होती है कि ये हमने पढ़ा नहीं और फिर आया कहाँ से ये, या हमने पढ़ा अभी तक तो ये मिला क्यों नहीं हमें। तो देखिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं कि जो यहाँ पर रचना दी गई है रावलवेल, जैसा कि शिलांकित कृति के रूप में रावलवेल को दिखाया गया है। तो रावलवेल में जो है नखशिख वर्णन है। नखशिख वर्णन का मतलब पूरे जो है नारी श्रृंगार को वर्णन के रूप में लिया गया है। तो रावलवेल में नखशिख वर्णन है। फिर है कि राजस्थानी गद्य के विकास में जैन विद्वानों का महत्व है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये जैन विद्वानों का महत्व है हिंदी गद्य के विकास में। जो राजस्थानी गद्य का विकास हुआ है उसमें जैन विद्वानों का महत्व रहा है। और देखिए आगे अगला बिंदु मिलता है, ब्रज भाषा का सूत्रपात कब हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर संवत 1400 विक्रमी से, संवत 1400 विक्रमी से जो है ब्रज भाषा का सूत्रपात हुआ है। ब्रज भाषा में रचनाएं मिली हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश। कई बार प्रश्न पत्र में आता है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जो हिंदी में अनुवाद के अंतर्गत लिखा गया है। तो हिंदी में अनुवादित एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश, और रचनाकार हैं इसके स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर विलियम कैरे एक नाम आता है। तो जो विलियम कैरे थे ये, इन्होंने, चूंकि ये लोग ईसाई थे, तो विलियम कैरे जो ईसाई धर्म के मानने वाले थे, उन्होंने जो उनका धर्म ग्रंथ है बाइबिल, उस बाइबिल ग्रंथ को इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया था। ये जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे किसी अन्य धर्म का उतना महान ग्रंथ, धर्म ग्रंथ बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद किया है विलियम कैरे ने। ये प्रश्न आपको जो है, ये बात आपको बहुत आवश्यक रूप से जानना है। फिर है देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक थे विद्वान F.S. ग्राउज, इनका नाम था F.S. ग्राउज। इन F.S. ग्राउज नाम के जो विद्वान थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, उन्होंने हिंदी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि हिंदी को जो है और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। तो हिंदी के अच्छे समर्थक थे F.S. ग्राउज। तो ये कुछ हमने उन तथ्यों को, उन बातों को यहाँ बताने का प्रयास किया है जो आपको कभी कभी मिल पाते हैं और प्रश्न पत्र में आते हैं, तो फिर आपको नया सा लगता है और वह जो है आपके पहुंच से बाहर होने लगता है, और उसी को हमने समेटने का प्रयास किया है आपके लिए। तो यहाँ पर आपने देखा आज की इस वीडियो में कि जो है पूर्व भारतीय युग में
जो है कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके लेखक कौन हैं, उसमें उसका भाषा क्या है या उसका स्वरूप क्या है, किस रूप में उसको लिखा गया है, उसकी पत्र पत्रिकाएं क्या हैं, उस युग में पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं, किस किस समाज या मिशन की स्थापना हुई है, और कुछ विशेषताएं। तो ये बातें आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज के इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए और फिर हम आपको कुछ नए तथ्यों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।